बात करेंगे इंटरनेशनल मुद्दों पर, लेकिन उसके पहले ये जान लें, क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ उनके स्पेसएक्स स्टारशिप रॉकेट का धमाकेदार विस्फोट हुआ, जिसकी असली वजह अब सामने आई है, इंजन की तकनीकी विफलता। मस्क ने खुद स्वीकार किया है कि यह विफलता अगली उड़ानों के लिए एक सीख है और अब टीम नई इंजीनियरिंग अपग्रेड्स पर काम कर रही है ताकि भविष्य की लॉन्चिंग और भी ज्यादा सुरक्षित और सफल हो सके। दूसरी ओर उनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में महज 840 रुपए प्रतिमाह की कीमत पर सेवा शुरू करने की तैयारी में है। यह कदम देश के दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने भारत में स्थानीय साझेदारों से बातचीत तेज कर दी है और टेस्टिंग फेज लगभग पूरा हो चुका है। और यही नहीं, मस्क ने हाल ही में गूगल सर्च जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म के भविष्य पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एआई की तेजी से बढ़ती क्षमता पारंपरिक सर्च इंजनों को अप्रासंगिक बना सकती है। उनके अनुसार प्लेटफॉर्म्स जैसे चैट जीपीटी और XAI का ग्रोक लोगों को सीधे और सटीक उत्तर देने में सक्षम है, जिससे उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट दर वेबसाइट भटकने की जरूरत नहीं रह जाती। अब चलते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। क्या आपको पता है कि अमेरिका, चीन, रूस, जापान और यूरोप जैसे ताकतवर देश आज किन मुश्किल फैसलों, खतरनाक घटनाओं और ऐतिहासिक मोड़ों से गुजर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कौन से देश युद्ध के मुहाने पर हैं, कहां आई है भीषण बाढ़ और कहां रचा जा रहा है इतिहास? ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये आने वाले वक्त की दिशा तय करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे अपडेटेड और जागरूक रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अभी पूरा देखें और अगर आपको लगे कि ऐसी जानकारी हर किसी को मिलनी चाहिए, तो अभी लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए भीषण हवाई हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह पागल करार दिया। उन्होंने रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई, जिससे अमेरिका रूस संबंधों में तनाव और गहराने की आशंका है। चीन के वांग चुकिन ने ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। यह जीत चीन की खेल प्रतिस्पर्धा में निरंतर वर्चस्व और प्रशिक्षण प्रणाली की सफलता को दर्शाती है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें लगभग 300 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी गईं। इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मृत्यु हुई और 60 से अधिक घायल हुए। अमेरिका इस आक्रामकता के जवाब में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रह्मण्यम ने इसे भारत की आर्थिक नीतियों और निरंतर विकास का परिणाम बताया। जापान के ओनोसातो ने समर ग्रैंड सूमो टूर्नामेंट जीतकर योकोजुना रैंक पाने की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है। यह जीत जापान के पारंपरिक खेलों में नई ऊर्जा और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गई है। जर्मनी देश ने 1931 के बाद से सबसे शुष्क शुरुआती वर्ष का सामना किया है, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा और फसलें खराब होने की आशंका बढ़ गई है। फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच औसत वर्षा 40 लीटर प्रति वर्ग मीटर रही, जो सामान्य से 68% कम है। पर्यावरण मंत्री स्टेफी लेम्के ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। लिवरपूल ने बेयर लेवरकुसेन के मिडफील्डर फ्लोरियन विट्स के साथ व्यक्तिगत शर्तों पर सहमति प्राप्त की है, जिससे वह मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख को पीछे छोड़ते हुए इस हस्ताक्षर के करीब पहुंच गया है। विट्स ने 2024-25 सीजन में 16 गोल और 15 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उनकी मांग बढ़ गई है। फ्रांस एक प्रस्तावित कानून जो सभी खेल प्रतियोगिताओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा, ने देश में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है। यह मुद्दा तब सामने आया जब मुस्लिम बास्केटबॉल खिलाड़ी सलीमाता सिला को उनके हिजाब के कारण खेलने से रोका गया, जबकि उनका हेडस्कार्फ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप था। प्रस्तावित कानून को कुछ राजनेताओं का समर्थन प्राप्त है, जबकि मानवाधिकार संगठनों और एथलीटों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। ब्राजील देश ने नवंबर 2025 में अमेजन के शहर बेले में होने वाले COP30 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की पुष्टि की है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने इस सम्मेलन को अमेजन के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को तेज करने का अवसर बताया है। ब्राजील ने 2035 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 59% से 67% की कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। कनाडा राजा चार्ल्स तृतीय ने कनाडा की संसद को संबोधित करने के लिए 2 दिवसीय दौरा शुरू किया है, जो 68 वर्षों में पहली बार किसी ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया है। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को 51वें राज्य के रूप में शामिल करने की विवादास्पद इच्छा के बीच हो रही है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की इस इच्छा को सख्ती से खारिज किया है और राजा चार्ल्स की यात्रा को कनाडा की संप्रभुता के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
इटली की संवैधानिक न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में समलैंगिक जोड़ों को आईवीएफ के माध्यम से विदेश में जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पर दोनों माताओं को स्वचालित रूप से कानूनी अभिभावक के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया है। यह निर्णय समलैंगिक अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे समलैंगिक जोड़ों के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलता आएगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में हाल ही में आई भीषण बाढ़ में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 170 से अधिक लोगों को बचाया गया। यह बाढ़ एक स्थिर निम्न दबाव प्रणाली के कारण हुई, जिससे मिड नॉर्थ कोस्ट और हंटर वैली क्षेत्रों में व्यापक तबाही मची। यह घटना क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आपदा मानी जा रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली जेम्योंग ने आगामी 3 जून के चुनाव में जीतने पर उत्तर कोरिया के साथ संचार चैनल, जिसमें सैन्य हॉटलाइन भी शामिल है, को फिर से बहाल करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने चीन के साथ संबंधों को सुधारने और जापान के साथ ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने की बात भी की। तुर्की में 2025 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए हैं, जो इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी और विपक्षी नेताओं की हिरासत के खिलाफ हैं। इन प्रदर्शनों में छात्रों और नागरिकों ने भाग लिया है और सरकार ने विरोध को दबाने के लिए पुलिस और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। यह आंदोलन तुर्की की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। सऊदी अरब और कुवैत ने हाल ही में नॉर्थ वाफरा क्षेत्र में एक नई तेल खोज की घोषणा की है, जो दोनों देशों के लिए ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस खोज से दोनों देशों के ऊर्जा संसाधनों में वृद्धि होगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उनकी स्थिति मजबूत होगी। इजराइल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और हाल ही में एक बड़े आतंकवादी गिरोह को ढेर किया है। इस कार्रवाई का मकसद नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आर्मी कैप्टन और 10 आतंकवादी मारे गए। बरामद हथियारों से यह कार्रवाई सफल रही। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने उन्हें आतंकवादी नेता और अमेरिका को देश बेचने वाला करार दिया है। हसीना ने यह भी दावा किया कि यूनुस ने सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को सौंपने की योजना बनाई थी। इन आरोपों के बीच बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने हसीना सरकार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है, जो उनके शासनकाल के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित है। पाकिस्तान में कराची से लाहौर जा रही एक घरेलू उड़ान FL 842 को लाहौर हवाई अड्डे पर उतरते समय एक भीषण रेत तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे विमान को लैंडिंग रद्द करनी पड़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें यात्रियों को प्रार्थना करते और सीटों से चिपके हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में प्रसिद्ध पत्रकार लतीफ बलोच की हत्या ने प्रेस स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इन घटनाओं ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया है, जिससे दोनों देशों की आंतरिक स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित हुआ है।